राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। मोहनलाल जी घर के आंगन में बैठे हुए अपने सिर पर दोनों हाथ रखे सर नीचे झुकाए थे। तभी उनके पड़ोस के उनके एक मित्र जग्गू भाई आ जाते हैं। जग्गू भाई मोहन जी को उदास देकर समझाने लगते हैं। अरे मोहन भाई, तुम शहर ही तो जा रहे हो, कौन सा तुम्हें वहाँ तकलीफ होने वाली है। बहू बेटे के घर में मजे करना। लो, अब मुझे ही देख लो, दो दो बेटे हैं, दोनों का शहर में अपना अपना मकान है। पर क्या कि कभी अपनी जुबान से एक बार बोल दे कि पापा हमारे घर में 10-10 दिन के लिए आकर रहो। अकेला रोटी बनाता हूँ और खुद खाता हूँ। पत्नी को गुजरे हुए 5 साल हो गए, लेकिन बेटे बहू ने मजाल है कि एक बार अपने साथ जाने को बोल दे। अब मोहनदास जी कहते हैं, अरे जग्गू भाई, तुम शहर जाने में इतना क्या व्याकुल होते हो। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता। मैं अपना गांव, अपना खेत, घर छोड़कर शहर नहीं जाना चाहता। मैंने तो बेटे से सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा मिट्टी का बना हुआ कच्चा मकान है, मिट्टी की दीवारें हैं और वह पीछे तरफ से दीवार मेरी ढह गई है और पूरा छपरा बैठ गया है। तो मेरे मकान में जरा थोड़े से पैसे लगाकर उसे ठीक करवा दे। तो बेटा इस काम में झंझट समझकर और मुझे अपने साथ शहर ले जाने को तैयार हो गया। पापा, यह टेंशन कौन पालेगा, यह पुराना घर है, इसे अब गिर जाने दो। हमने शहर में बड़ा मकान ले लिया है, अब तुम मेरे साथ चलो। यही कहकर आज 2 दिन से आकर मुझे शहर ले जाने को जिद कर रहा है। जग्गू भाई, हाथ में पैसे होते तो राम कसम मैं शहर जाने को कहता भी नहीं। अब जग्गू भाई भी मोहनदास जी की मुसीबतों को समझ रहे थे, उनकी दिल की बात को, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। उनके बेटे संतोष ने फैसला कर लिया था। कुछ समय पहले की बात है, जब मोहनलाल जी अपने उसी गांव के घर में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी जब उस घर में आई तो मोहन जी के परिवार, उनके माता पिता और मोहन जी को बड़ा सुख दिया। मोहन जी कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे, उनका अपना बहुत खेती बाड़ी थी। मोहन जी पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन उनकी पत्नी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। फिर भी उन्होंने कभी पढ़ाई का घमंड नहीं किया कि अनपढ़ पति के साथ मैं पढ़ी लिखी हूँ। सास ससुर की मन लगाकर सेवा करती थी और फिर सास ससुर की यही इच्छा थी कि हमारे मोहन को एक चांद सा बेटा हो और भगवान ने यह प्रार्थना सुन भी ली। शादी के 3 सालों बाद मोहन जी को एक बेटा हुआ जिसका नाम संतोष रखा गया। दादा दादी उसे खूब लाड प्यार करते। मोहन अपने माता पिता और दादा दादी के प्यार में पलता बढ़ता गया। गांव के नजदीकी स्कूल में उसे पढ़ाई के लिए भी भेजा गया। वह जैसे जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ता गया, वैसे ही मोहन जी को अपने बेटे पर गर्व होने लगा। मोहन जी की पत्नी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वह शुरू से ही अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देती थी। गांव वाले कह भी देते थे, मोहन भाई तुम तो पढ़े लिखे नहीं थे, भाभी जी पढ़ी लिखी हैं, इसीलिए बेटे संतोष को भी पढ़ाई में खूब ध्यान देती है। पहले के समय पर पढ़े लिखे लोग बहुत कम हुआ करते थे। मोहन जी के खानदान में तो भले ही थोड़ा ही पढ़ के आई थी उनकी पत्नी, लेकिन वही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मानती थी, क्योंकि उनके खानदान में आज तक कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। बस अब संतोष की पढ़ाई गांव से खत्म हो चुकी थी और वह शहर के लिए पढ़ने जा चुका था। जब तक संतोष बड़ा हुआ, उसके दादा दादी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मोहन जी की पत्नी अपने बेटे की शादी नहीं देख पाई, क्योंकि जब उनका बेटा इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करने शहर गया हुआ था, उसी समय पर उन्हें खतरनाक बीमारी हो जाती है और दवाइयाँ खूब चलती हैं, लेकिन उन्हें बचा पाना मुश्किल हो जाता है। बेटा माँ की अंतिम क्रिया करने आता है, खूब रोता है, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई। लेकिन बेटे की पढ़ाई अधूरी थी, वह पढ़ाई करने शहर चला जाता है। मोहन जी अब बहुत अकेले पड़ गए थे। जिस घर में कभी उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनका बेटा संतोष, हर घर में किलकारियां गूंजा करती थी, खुशियों की बहार थी, आज उसी घर में वह अकेले पड़ गए थे।
खाली घर उन्हें खाने को दौड़ता था। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हर पल कभी अपने माता पिता की याद आती, कभी पत्नी की तो कभी बेटे की। अब तो वह खुद से रोटी बनाते और खाते। ऐसे करते करते 10 साल गुजर गया था। मोहन जी ने बेटे की शादी भी कर दी थी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। संतोष को एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी, खुद का मकान ले लिया था। उसकी शादी भी उसकी पसंद की लड़की से हो गई थी। लेकिन मोहन जी का स्तर दिन प्रतिदिन, उनकी हालात बिगड़ती जा रही थी। उनका घर 10 सालों से रिपेयरिंग नहीं किया गया, कच्चा मकान था, इसीलिए घर की दीवारें कमजोर हो गई। हर साल बारिश आती तो दीवार की मिट्टी गीली हो जाती थी और आधी मिट्टी तो बारिश में बह जाती। पीछे से उनके मकान की मिट्टी इतनी बह गई थी कि दीवारों से नीचे पानी भरने लगा था और एक साइड से तो उनका मकान गिर भी गया था। जो भी थोड़ा बचा था उसमें भी बारिश का पानी सीलन छपरे से अंदर पानी आता था। अब इस साल तो वह घर रहने के लायक भी नहीं बचा। इसीलिए वह एक दिन अपने पड़ोस के एक मास्टर जी के घर जाते हैं। उनके पास मोबाइल था, उनके पास उनके बेटे का नंबर भी था। वह अपने बेटे को फोन पर बात करते हैं। बेटा, मैं मास्टर जी के नंबर से बात कर रहा हूँ। बेटा तुम घर आ जाओ, मेरा घर इस बारिश में गिर जाएगा, रहने के लायक नहीं है, पानी भर जाता है, नीचे से भी सीलन आती है। अब ऊपर से इतना पानी गिरता है कि लगता है कि पूरे घर में भर जाएगा। बड़ी तकलीफ हो रही है। एक कोना भी नहीं बचा जहाँ मैं दिन रात गुजार सकूं। बेटा और उसकी पत्नी दोनों अपने पिता की बात सुनकर घर आ जाते हैं, क्योंकि गांव के सरपंच ने भी कई बार कह दिया था, संतोष तेरा घर बहुत पुराना हो गया है, तेरा घर गिर जाएगा, तेरे पिता को कुछ हो गया तो हम गांव वाले तुझे माफ नहीं करेंगे। इसीलिए अब उसे आना ही पड़ा। कोई भी उसके पास फोन लगाता तो घर की शिकायत करने लगता कि तेरा पापा पुराने वही खंडहर से घर में रह रहा है। तू कैसा बेटा है, तू इंजीनियर बनने के बाद भी अपने पिता का ध्यान नहीं रख रहा है। अब वह परेशान हो गया था। अपनी पत्नी को लेकर 2 दिन पहले घर आया और पिताजी से कहने लगा, पापा इस बारिश में मेरे पास समय नहीं है कि मैं यहाँ रहकर घर बनवाऊं, मेरे साथ चलो, फिर बाद में जब आपका घर बनेगा तब आकर रहना। बड़े मजबूर थे मोहन जी, आखिर करते तो करते क्या। उनका जरा सा भी मन नहीं था कि वह अपने घर को छोड़कर बेटे बहू के साथ जाए। लेकिन आस पड़ोस के लोग भी समझाने लगे कि बेटा ठीक ही कह रहा है, चले जाओ, जब कभी घर बनेगा तो आकर रहना। इस खंडहर से घर में कैसे रहोगे, कहीं रात को गिर गिर गया तो दब जाओगे। मोहन जी को भी उस घर में अब डर यही था कि कहीं रात को यह घर गिर ना जाए, तेज बारिश का पानी सह नहीं पाएगा। इसीलिए मजबूरी बस वह अपनी जरूरत की चीजें लेकर बेटे के साथ शहर चल देते हैं। बेटा बहू दोनों लेने आए थे। दोनों के साथ ही बेटे बहू के घर पहुंच जाते हैं। पहली बार वह बड़े दिल्ली से शहर में पहुंचे थे। ऊंची ऊंची दीवारें, साफ सुथरा मकान, कहीं भी मिट्टी और कीचड़ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन जी को कुछ तो अच्छा लग रहा था कि कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। जब अपने बहू वाले बिल्डिंग में पहुंचे, जिस भी बिल्डिंग में उनके बेटे और बहू का घर था, वह बिल्डिंग भी काफी बड़ी थी। दूर से ही वह बेटे ने बताया कि देखो पापा, वही बिल्डिंग है, उसी में मेरा घर है। वह देखते रह गए। जब अंदर गए तो उस बिल्डिंग के अंदर कितने सारे फ्लैट थे। जब बहू के घर के सामने गए तो उसने अपने पर्स से चाबी निकाला और अपने घर का दरवाजा खोला। बाहर से ही घर काफी साफ सुथरा दिख रहा था। वह समझ गए कि अंदर ही बहुत अच्छा होगा। जैसे ही वह अंदर जाने के लिए पैर उठाए थे कि बहू ने कहा, अरे पापा जी, चप्पल तो तुम नीचे ही उतार दो, अंदर पहन के मत जाओ। वह सोचे, हाँ बहू ठीक ही कह रही है, मेरी यह पुरानी चप्पल कितनी गंदी हो गई है, बहू का घर गंदा हो जाएगा। अंदर गए तो फर्श में सफेद टाइल्स चमक रही थी, दीवारें साफ सुथरा। चारों तरफ नजर दौड़ा दौड़ा कर देखने लगे।
अरे वाह बहू, घर को तो तुमने बहुत साफ सुथरा किया है, बहुत अच्छा घर बना लिया है। वह कहती है, हाँ पापा जी, घर हमने अच्छा बनाया है। यह हमारी मेहनत की कमाई है। हम लोगों ने एक पैसे बचत कर करके बनाया है। यह नहीं कि हम खंडहर घर में रहते हैं। यह हमारा घर बड़ी मेहनत के पैसों से बना है, किसी से मांग कर नहीं बनाया। पता नहीं क्यों बहू के इन बातों पर आज बूढ़े पिता को कुछ जलन सी महसूस हो रही थी, पर वह अभी अभी बहू के घर के अंदर कदम रखे थे, कैसे कुछ कह सकते थे बहू को। इसीलिए चुपचाप सोफे पर अपना बैग रखकर वहीं पर बैठने लगे। तो बहू ने कहा, अरे अरे उठो उठो, अभी अभी तो आए हो और सोफे पर गंदा बैग रख दिया। अभी मत बैठना, कवर खराब हो जाएगा। जाने से पहले मैं सब साफ सुथरा करके गई थी। पहले जाकर नहा लो और अपना बैग नीचे रखो। वह सोचे, गलती हो गई, शायद बहू ठीक ही कह रही है। मेरा बैग रास्ते में कहाँ कहाँ नीचे गंदा रखा गया। वह नीचे बैग रखकर नहाने चले जाते हैं। फिर नहाकर बहू से कहते हैं, बहू अब बताओ मैं यह बैग कहाँ रखूं? मेरे लिए कोई कमरा तो बता दो। बहू कहती है, कमरे तो कुछ नहीं है इस घर में। एक मेरा कमरा है, दूसरा स्टोर रूम है और एक में आपके बेटे ने ऑफिस बनाकर रखा है। चलिए बताती हूँ। वह पीछे साइड में एक कमरा दिखाती है। बाबूजी, इसमें घर की जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका बार बार काम नहीं लगता, बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसी में अपना सामान रख लो। वह कमरा बहुत छोटा था। उसमें कुछ पुराने कार्टून, खाली बोतल, तेल का डिब्बा, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट की बोतलें, ऐसे ही भंगार जैसे सामान पड़ा था। पुराने पुराने बैग, कुछ ऐसे ही पोटली गोनी, जो चीजें कुछ जरूरत की नहीं थी, ऐसे रख दिया था उसमें उनकी बहू ने। और वही कमरा ससुर को दे दिया। वह कमरा काफी छोटा भी था, लेकिन उसमें वह एक गद्दा ले जाकर कहती है, बाबूजी अब बेड तो नहीं है यहाँ, आप इसी गद्दे में नीचे सोना। वही गद्दा डाल देती है। उसी में एक पुरानी लंबी सी ब्रेंच रहती है। मोहन जी अपना बैग उसी ब्रेंच में रख देते हैं और उस कमरे को चारों तरफ देखने लगते हैं। जाले मकड़े लगे हुए थे। उन्होंने मन में सोचा, कमरा तो काफी खराब है, इतना छोटा कमरे में मेरा दम घुटेगा। बैग रखकर बाहर आए और कहने लगे, संतोष, कोई दूसरा कमरा नहीं है। उस कमरे में तो पुराना सामान ही भरा हुआ है, जाले मकड़े लगे हैं। उस कमरे का सामान हटवा देना और साफ करवा देना, तब मुझे दे देना। अभी मुझे कोई और कमरा बता दो। संतोष ने बेरुखी से कहा, पापा, आपको बहू ने आपकी बता दिया ना, सारे कमरे भरे हुए हैं और वही एक कमरा है जिसमें आप रह सकते हो। बाद में उस कमरे का सामान निकलवा दिया जाएगा, फिलहाल आप उसी में रहो। वह मन में सोचने लगे, हाँ, अभी एक दो दिन देखता हूँ, फिर बाद में सामान निकलवा कर इसे खाली करवा दूंगा। यही सोचकर वह उसी कमरे में रह जाते हैं। शाम को उनकी बहू ने खाना नहीं बनाया, बाहर से सब्जी और मैदे का पराठा जैसे ऑर्डर कर दिया। ससुर को जब वह खाना दिया तो उसमें लाल लाल सब्जी का तेल ऊपर था। वह देखकर कहने लगे, बहू यह क्या है, नॉनवेज है क्या? अरे नहीं, नॉनवेज नहीं है, यह तो होटल से मंगाई हुई सब्जी है। और यह लो पराठा। बहू, यह पराठा तो मैदे का लग रहा है। तुमने घर में खाना नहीं बनाया, मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी ही बना देती। अब वह पहले अपने ससुर की तरफ देखी, फिर संतोष की तरफ देखकर मुंह बनाई। तो संतोष ने कहा, पापा, वह भी थक गई है। किचन में अगर खाना बनाती तो किचन की पूरी साफ सफाई करनी पड़ती। आज आप बाहर का ही खा लो, फिर बाद में देखा जाएगा। अब यह भी सोचे बाबूजी कि चलो ठीक है, हम सब बाहर से आए, बहू भी थकी होगी तो वही खा लेता हूँ। वह किसी तरह से दो पराठा और वह तेल और मिर्ची वाली सब्जी खा लिए। रात भर उनके पेट में जलन होती रही, गैस बनती रही। वह पहले कभी बाहर का खाते नहीं थे और ऊपर से उम्र भी हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी।
दूसरे दिन फिर से बहू ने चटपटा खाना ही घर पर बनाया, तो वह भी उन्हें खाने में कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन वह किसी तरह मन मार कर खा लिए। फिर शाम को बहू से बोलते हैं, बहू मेरे लिए तुम थोड़ी सी खिचड़ी या कि लौकी की सब्जी बना देना। मेरे लिए यह सब फ्राई वाली चीजें, ज्यादा तेल मसाला, नूडल, फ्रेंकी, बर्गर ये सब मैं नहीं खाता। मेरे लिए कुछ अलग बना देना। तो बहू ने कहा, पापा जी मैं इतना टाइम आपको नहीं दे पाऊंगी। यदि आपको अपने मन का खाना है तो आप गांव में खुद ही तो बनाया करते थे। आप किचन में बना लिया करो अपनी पसंद का। अब मोहन जी यह भी कर लिया करते थे, वह अपनी पसंद का कुछ भी बनाते। ऊपर से बहू उसमें भी नाक सिकोड़े ही रहती थी। अब रहते हुए पूरा महीना गुजर गया था। बस उस घर में उन्हें अपनापन नहीं मिला। एक दिन उन्होंने फिर से कहा, संतोष 1 महीना हो गया, ना तुम लोगों ने उस कमरे का सामान हटवाया, ना मुझे कोई दूसरा कमरा दिया। आज संतोष गुस्से में कहने लगा, उस खंडहर पुराने घर से तो आपको ठीक ही जगह मिली है ना पापा, फिर क्या रोज रोज घर की बातें लेकर बैठ जाते हो। आपको पता है ना कि दूसरा कमरा कहाँ है। मेरे दोस्त यहाँ पर आते रहते हैं। अगर आपको यहाँ कोई बीच का कमरा दे दिया तो आप आकर उन्हीं के सामने हमारी बेइज्जती कर दोगे। कहाँ है हमारे पास दूसरा कमरा, और हम उसका सामान हटाकर भी कहाँ रखें। वह कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो कभी जरूरत लग सकती हैं। आप वहीं रहो। मैं फिर भंगार वाले को देखकर बोलता हूँ कि जो चीजें जरूरत की नहीं होगी तो उठा ले जाएगा। फिर से मन मार कर उसी में मोहन जी रहने लगे। एक दिन बेटा बहू यह बोले कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं, अपने लिए तुम खाना बना लेना। अब सुबह से शाम होने लगी थी, बेटा बहू नहीं लौटे थे। मोहन जी अपने लिए लौकी की सब्जी और रोटी बना रहे थे, तो उन्होंने सोचा ज्यादा बना लेता हूँ। अब बहू रात को थकी आएगी तो खाना क्यों बनाएगी, मैं ही बना देता हूँ। यही सोचकर उन्होंने एक लौकी की सब्जी और रोटी बना दिया। जब बेटा बहू आए तो वह डाइनिंग टेबल पर रोटी और सब्जी लाकर रख दिए। लो बहू तुम लोग भी यही खा लो। लेकिन बहू ने जैसे ही इतनी सारी रोटियां और लौकी की सब्जी देखी तो उसका मूड खराब हो गया। वह अपने सर पर हाथ रख संतोष की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है। संतोष इशारा समझ गया था कि इसका मूड खराब हो गया है। वह अपने पिता को गुस्से में कहता है, किससे पूछकर खाना बनाया पापा तुमने। इस घर में कुछ करने से पहले एक बार पूछ लिया करो। तुमने तो हद पार कर दी। अरे अपने लिए बना लेते, हम लोग यह मरीजों वाला खाना नहीं खाते, पता है ना। बेटा चिल्ला ही रहा था कि बहू ने ऊपर से बोला, उठाओ यह खाना और ले जाकर अपने कमरे में खाओ। किसी तरह से मोहन जी अपने को संभालते हुए खाना उठाए और अपने कमरे में वही पुरानी टेबल पर ले जाकर रख दिए और गद्दा रखा हुआ उसी में लेट गए। सोचने लगे कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया। वही खंडहर में दब के मर भी जाता तो मेरा कोई परवाह करने वाला तो था ही नहीं। यही अपमान करवाना था जो शहर रहने आया। इससे अच्छा तो मेरा गांव ही था। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा अपना, मेरी आजादी सब कुछ छिन गया इसके घर में आकर। वह यह सोचकर मोहन जी आज रो पड़े। क्यों आया था शहर। किसी तरह से अभी आंख लगी ही थी कि बाहर जोर जोर से हवा और पानी आने लगा। हवा जोर से चल रही थी जिसकी वजह से किचन की खिड़की फटफट करने लगी। अचानक से इतनी जोर से फटाक से आवाज आई कि संतोष और उसकी पत्नी किचन में आ गए। आवाज इतनी भारी थी कि मोहन जी भी दौड़कर किचन में आए। क्या हुआ, इतनी तेजी से क्या गिरा। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि खिड़की पापा खुली छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उसने लगा हुआ कांच टूट गया है और वह चारों तरफ फैल गया था। यह देखकर तो संतोष को बहुत गुस्सा आया। पापा आज किचन में खाना तुम ही बनाए थे ना, लेकिन तुमने किचन की खिड़की बंद नहीं किया।
जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। यह हमारा नया मकान है। सारी चीजों को हमने कितने अच्छे से सेलेक्ट करके बनवाया है और सब महंगी महंगी फैंसी चीजें हैं। आप जब से आए हो तो कुछ न कुछ नुकसान करते ही हो। मैं परेशान हो गया हूँ आपको इस माहौल में ढालने के लिए। आप कभी नहीं सुधर पाओगे। आप यहाँ रहने लायक नहीं हो। बहू ने भी अब बोलना शुरू कर दिया। यह जाहिल गंवार वही मिट्टी के घर में रहने लायक है। कल अपने पिता को ले जाकर उसी मिट्टी के घर में छोड़ दो। यह हमारे साथ रहने के लायक ही नहीं है। दोनों बहू बेटा अब पिता को इतना भला बुरा सुनाए कि रात भर वह किसी तरह बैठकर गुजारे। दूसरे दिन सुबह ही वह गाँव जाने के लिए तैयार हो गए। अपना थोड़ा सा सामान जो लाए थे एक पोटली में बांधकर बोले, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे छोड़कर आओ। बेटा चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया और उन्हें गांव ले गया और गांव के घर में दरवाजे पर ही छोड़कर वापस चल दिया। उसने एक शब्द नहीं पूछा कि तुम कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, तुम्हारे पास कुछ पैसे है भी कि नहीं। वह तुरंत वापस चल पड़ा। मोहन जी अपने घर के बाहर खड़े होकर घर की तरफ देखने लगे। उन्हें अपने घर से गए हुए 8 महीने हो गए थे। 8 महीनों में उनके घर में बड़ी बड़ी घास उग गई थी। चारों तरफ पानी भर गया था। घर में जो मिट्टी की दीवारें थी उसकी आधी परत पानी की वजह से बह गया था। घर तो रहने लायक बिल्कुल नहीं था। फिर भी बेटे ने एक बार भी नहीं कहा कि इस घर में कैसे रहोगे और वह चला गया। अब पिताजी को छोड़कर गए हुए पूरे साल गुजर गए थे। एक दिन अचानक से संतोष की तबीयत खराब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा, इन्हें बाहर का खाना बंद करो, इनका लीवर खराब हो गया है और हाँ, जल्दी से जल्दी खराब लीवर को ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। दवाइयां शुरू कर दी गई थी। मोहन को काफी तकलीफ भी हो रही थी। जितने भी पैसे उसके पास थे तो सब कुछ ऑपरेशन में लगा दिया। अब वह घर पे आराम करने लगा था। उधर वह अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा रहा था, घर से काम कर रहा था। लेकिन जब वह घर से काम करना शुरू कर दिया तो बॉस ने उसके लिए कुछ इंक्वायरी किया। उसके इंक्वायरी में पता चला कि उसने ऑफिस में कुछ बहुत हिसाब में गड़बड़ किया है, क्योंकि वह अकाउंटेंट का काम भी संभाला करता था। उसकी गड़बड़ी इतनी आई थी कि 2 लाख रुपए का हिसाब ही नहीं मिल रहा था। बॉस ने कहा कि 2 लाख रुपए का जब तक हिसाब नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब उसकी नौकरी भी छूट गई थी और 2 लाख रुपए का हिसाब मांगा गया था और पैसे ना देने पर उसके साथ कानूनी कार्यवाही करने की भी धमकी दी गई थी। वह काफी परेशान था। उसकी घर की ईएमआई भी बाकी थी। वह अब 2 लाख रुपए ऑफिस में कहाँ से दे, हिसाब कहाँ से बताए और ईएमआई कैसे भरे। दोनों पति पत्नी काफी परेशान थे। वह दूसरी नौकरी भी ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन वह बदनाम भी हो गया, क्योंकि जो ऑफिस में काम करने वाले लोग थे इधर उधर की बातों में कह ही दिया करते थे कि 2 लाख रुपए का घपला कर लिया है। और जैसे ही दूसरे ऑफिस में पता चलता, दूसरी जगह उसे रखा ही नहीं गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा गांव में इतना खेत और जमीन है, पुराना मकान है, तो क्यों ना अपने पिताजी से कहते कि कुछ खेत बेचकर तुम्हें पैसे दे दे, तो तुम 2 लाख रुपए ले जाकर अपने बॉस को दे दो और तुम्हारी नौकरी वापस मिल जाए। संतोष ने कहा, पागल हो क्या, बॉस को 2 लाख रुपए दे दूंगा तो वैसे भी चोरी में पकड़ा हुई जाऊंगा, नौकरी तो मेरी मिलने वाली नहीं है। हाँ, जेल जाने से जरूर बच जाऊंगा। यह कहकर वह अपनी पत्नी के साथ गांव चला आता है। गांव में जब वह अपने मोहल्ले में जाता है, जहां उसका पुराना कच्चा सा मकान खंडहर सा था, वह उसे मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर अब एक पक्का मकान खड़ा था। वह आश्चर्य में था कि 1 साल पहले जब मैं यहाँ पिताजी को छोड़ने आया तो मेरा मकान था
आखिर यह मकान अब किसका बन गया है? क्या पिता ने सब कुछ बेचकर यहाँ से चले गए? वह काफी घबरा सा गया और अपने पड़ोस में पूछने पहुंच गया तो उसके पड़ोस वाले चाचा ने बताया, अरे बेटा, वह तुम्हारे पिता का ही मकान है। देखो, वह तुम्हारे पिता चले आ रहे हैं। उसने देखा तो उसके पापा साइकिल लिए हुए कहीं से चले आ रहे थे। जब वह घर के दरवाजे तक पहुंचे तो संतोष और उसकी पत्नी दोनों वहां पहुंचकर अपने पिता के पैर पड़े। पापा, यह मकान, यह अपना ही घर है क्या? हाँ बेटा, यह घर मेरा ही है। अरे पापा, यह घर कब बन गया? आपने तो हमें खबर भी नहीं किया। उसके पिता ने कहा, अरे घर के अंदर चलो, बताता हूँ आराम से सारी बातें। उन्होंने घर का दरवाजा खोला और अंदर जाने लगे। बहू चप्पल निकालने लगी तो ससुर ने कहा, अरे बहू, चप्पल पहने रहो, अभी इसके अंदर आंगन है, वहीं चप्पल निकाल देना। और वैसे भी हमारे साथ एक लड़का भी रहता है, साफ सफाई कर दिया करता है। हम गांव के लोग हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी धूल में जीना सीख गए हैं। बहू समझ गई थी कि ससुर ताना मार रहे हैं। उसे गुस्सा तो बहुत आ रही थी, पर उसे अभी ससुर से काम था, इसीलिए मुस्कुराकर चप्पल पहनी और अंदर आकर आंगन में निकाल दिया। एक बहुत बड़ा हॉल भी था जिसमें सोफा, टीवी, एक बड़ा सा टेबल, ऐसा लग रहा था कि यह बैठका के रूप में बनाया गया है। और वहीं पर एक अच्छा सा बेड भी था। अब बहू बेटा उसी हॉल में जाकर बैठे। तब चारों तरफ नजरें दौड़ाती हुई बहू ने देखा और कहा, बाबूजी, घर तो बहुत अच्छा बना लिया है, समझ में नहीं आता कि पैसे आपको कहाँ से मिले। यह घर बनाने के लिए पहले तो आपके पास पैसे नहीं था कि पुराने घर को रिपेयर कर पाऊं। फिर बीच में ही संतोष बोल पड़ा, पापा, मैं बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। बेटे के मुंह से परेशानी ऐसा शब्द सुनकर मोहन जी का मन उदास और होंठ सूख सा गया। क्या हुआ बेटा, कैसी परेशानी में फंस गया? उनका दिल बेटे की परेशानी सुनकर अंदर से बेचैन हो उठा। तो संतोष ने कहा, पापा, मेरा एक ऑपरेशन हुआ है और उसमें मुझे काफी पैसे लग गए। ऑपरेशन की वजह से मैं ऑफिस नहीं गया, इसीलिए मेरी नौकरी छूट गई। मेरे पास घर की ईएमआई देने के लिए भी पैसे नहीं है। बेटे की बीमारी सुनकर मोहन जी बहुत दुखी हो गए। बेटा, तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ पापा, सोचा छोटी सी तकलीफ है, आपको बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे आधी जमीन बेचकर पैसे दे दो ताकि मैं अपने कुछ काम चला सकूं। मोहन जी उदास होते हुए बोले, बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो उसी जमीन को बेचकर तो यह मकान बनवाया है, वरना आज वह मिट्टी का पुराना मकान तो पूरा पानी में ढह ही गया था। उसे उठवाता बनाता तो उसमें बहुत पैसे लग जाते। अब मैं कौन सी जमीन बेचूं? थोड़ी सी जमीन बची है जिसमें मैं खेती किसानी करके अपना गुजारा कर लेता हूँ। अब मेरे पास पैसे तो नहीं है। ऐसे शब्द सुनकर दोनों पति पत्नी सन्नाटे में आ गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। संतोष ने कहा, पापा, आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी है कि नहीं। तो पिता ने कहा, बेटा, जब तुम उस दिन मुझे लाकर यहाँ छोड़ के चले गए थे तो मेरे पास खड़े होने को भी जगह नहीं थी। भला हो मेरे गांव के सरपंच का, जिन्होंने मुझे एक कमरे का घर दिया। और फिर मुझे सब गांव के लोगों ने सलाह दिया कि इतनी सारी जमीन का क्या फायदा जब तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है, पैसे नहीं है, कहाँ से लाकर घर बनवाओगे? ऐसा करो, थोड़ी जमीन बेचकर अपने लिए घर बनवा लो। मुझे सबकी बात अच्छी लगी और फिर मैं करता भी क्या, आखिर मैं जाता कहाँ? इतना जमीन होने के बाद भी मैं कब तक किसी के एक कमरे मकान में रहता? अपने बुढ़ापे के लिए मुझे घर तो चाहिए था ना, इसीलिए मैंने बेच दिया। अब तुमसे पूछने की क्या जरूरत थी? बहू गुस्से में कहने लगी, आप अकेले कैसे फैसला कर सकते हैं?
हम भी तो आपके बेटे बहू हैं, हमसे पूछना चाहिए था ना। क्यों पूछता बहू? तुम लोग जब मुझे शहर लेकर गए थे तो तुम्हारे पास मेरे लिए एक कमरा जगह नहीं था। तुम लोगों ने मुझे एक भंगार रूम में रख दिया था और आज मेरी ही संपत्ति का मैं अपने ऊपर उपयोग कर लिया तो उस पर हक जताते हो। नहीं पूछता मैं किसी से। अब वो थोड़े गुस्से में आ गए थे। संतोष अपने पिता के ऐसे व्यवहार को देखकर अब समझ गया था कि यहाँ मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए दोनों पति पत्नी वहां से उठकर चलने लगे तो मोहन जी ने कहा, रुक जाओ। वह घर के अंदर गए और एक बैग में पैसे निकाल कर लाए और कहते हैं, लो, इस बैग के अंदर 3 लाख रुपए हैं। यह मकान बनवाने से यह पैसा बच गया था। मैंने सोचा था कि पैसे बैंक में रख दूंगा, मेरी बीमारी दुखी में काम आएगा। और बेटा, यह इतना बड़ा जो मकान बनाया है, 3 कमरे हैं, हॉल है, किचन है, बड़ा आंगन है, तो क्या मैं यह मरने के बाद लेकर जाऊंगा? तुम्हारे ही काम आने वाला है। बस जितने दिन जिंदा हूँ इस घर में हूँ, मेरे मरने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही है। यह कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने पिता के ऐसे व्यवहार को देखकर आज बहू को भी शर्मिंदा होना पड़ा। वह ससुर के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, हम आपको बहुत गलत समझते थे। आपको तो गांव का देहाती गवार समझते थे और आप हमारे लिए इतना कुछ सोचते हैं। संतोष भी आंखों में आंसू लेकर आगे बढ़ा और पिता के गले लग गया। पापा, हमने जो आपका अपमान किया, आपके साथ जैसा व्यवहार किया, वह माफी के लायक तो नहीं है। फिर भी हो सके तो अपने इस नालायक बेटे को माफ कर देना। मोहन जी ने कहा, बेटा, माता पिता कभी अपने बच्चों से इतना नाराज नहीं होते कि उनकी परेशानी को देखकर उन्हें खुशी मिले। हाँ, मैं तुम दोनों से नाराज बहुत हूँ, लेकिन तुम दोनों की परेशानी देखकर मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। कभी माता पिता अपने बच्चों के दुख में खुश थोड़ी न होते हैं। बच्चों को अगर कोई तकलीफ हो तो माता पिता को उससे ज्यादा तकलीफ होता है। वह अपनी औलाद का दुख सहन नहीं कर सकते। और आज उसी कटघरे पर आकर मैं खड़ा हूँ। मेरी नाराजगी इतनी भी नहीं है कि मैं तुम्हारे तकलीफों में खुश रहूं। जाओ, इन पैसों से जो भी तुम्हारा भला होगा वह तुम कर लेना और कोशिश करना कि तुम मेहनत और ईमानदारी से कमाओ। हमेशा बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो। आंखों में आंसू लिए हुए दोनों पति पत्नी जी पापा कहकर ससुर के पैर पड़े और वहां से जल्दी ही शहर आने के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, मोहन जी अपने बेटे को पैसे देकर अच्छा किए या बुरा, आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।